अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर की ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक ऐसी दास्तान सुनाने वाला हूँ और उन जगहों को भी दिखाने वाला हूँ जो शायद आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा और ना ही जाना होगा। दोस्तों, ये वाक़या हुआ था 1771 में, यानी कि समझो नवाब हैदर अली ख़ान बहादुर जब सर्वाधिकारी या मैसूर बन गए, पूरी सल्तनत को अपने अंडर में ले लिए, उसके बाद में ये वाक़या हुआ था। और दोस्तों, ये वाक़या हलीम ख़ान से जुड़ा हुआ है जो कड़पा सिद्धवट्टम के नवाब हुआ करते थे वो उस ज़माने में। दोस्तों, शुरुआती दिनों में 1771 के आसपास जब हैदर अली साहब मसरूफ़ थे अंग्रेज़ों के साथ जंगों में, ये जो हलीम ख़ान थे इन्होंने यहाँ पे हैदर अली ख़ान साहब के टेरिटरीज़ के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, जवाबी कार्रवाई में हैदर अली ख़ान बहादुर ने कुज़ाक सिपाहियों को रवाना किए इस सिद्धवट्टम फोर्ट पर हमला करने के लिए। देखो, ये सिद्धवट्टम फोर्ट है, बाहरी रैम्पार्ट वॉल्स हैं ये। और जब हैदर अली ख़ान बहादुर ने भेजा अपनी फ़ौज को तो हलीम ख़ान डर गए। पहले बार 1771 में हुआ है ये। हलीम ख़ान डरने के बाद हलीम ख़ान ने माफ़ी तलब की, हैदर अली ने उनको माफ़ कर दिए। हलीम ख़ान ने पेशकश के तौर पे 5 लाख रुपए अदा किए थे और साथ ही हाथियाँ 2 हाथी, इसी तरह से हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में और बुक्स में मेंशन किया गया है। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद दोबारा हलीम ख़ान ने हैदर अली ख़ान साहब के ख़िलाफ़ खड़े होने की जुर्रत की, क्योंकि चित्रदुर्गा के जो पालेगार थे उन्होंने हलीम ख़ान को बहका दिया था और उसी बहकावे में आकर हलीम ख़ान ने दोबारा से एक रिवोल्ट कर दिया हैदर अली ख़ान बहादुर के ख़िलाफ़। और दोस्तों, इस बार का जो रिवोल्ट हुआ था, इस रिवोल्ट में हलीम ख़ान ने अली रज़ा ख़ान, मीर अली रज़ा ख़ान, जिनका गुरमकुंडा में मकबरा है, आपने देखा होगा, उनके ऊपर हमले कर दिए थे हलीम ख़ान ने। तो ये सारी चीज़ें बहुत लंबे वाक़यात हुए हैं, लेकिन काइंड ऑफ कहा जाए कि हलीम ख़ान की इसमें कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से हलीम ख़ान को वो भुगतना पड़ा था। स्पेशली तब जब चित्रदुर्गा के ऊपर हैदर अली ख़ान साहब की जो जंग चल रहे थे, ये जंग बहुत ही उरूज पे हो गए थे, यानी कि डिसीजन नहीं हो पा रहा था कि कौन जीतेंगे कौन हारेंगे। उस मोमेंट पे हलीम ख़ान ने भी यहाँ पे कड़पा सिद्धवट्टम में भी रिवोल्ट शुरू कर लिया और आसपास के इलाकों पे हमले करना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसी मौके पर हलीम ख़ान को पता चला कि हैदर अली ख़ान बहादुर चित्रदुर्गा की जंग जीत गए हैं। तो हलीम ख़ान क्या कर दे, उन्होंने यहाँ पे तो उनकी तो हालत ख़राब हो गई, क्योंकि हलीम ख़ान ने भी यहाँ पे रिवोल्ट किया था, गद्दारी कर दी थी मैसूर सल्तनत से, क्योंकि वो ट्रिब्यूटरी नवाब थे। लेकिन हलीम ख़ान ने दोबारा माफ़ी की तरह से एक पेशकश की कि हम मुझे माफ़ कर दीजिए, एक और बार गलती हो गई। हैदर अली ख़ान बहादुर ने इस बार क्या किया, एक माइंड गेम खेला। हलीम ख़ान और दूसरे सभी जो काइंड ऑफ कह लीजिए गद्दार पालेगार थे या नवाब्स थे, उन लोगों के ख़िलाफ़, उन लोगों की सच्चाई को सामने लाने के लिए, हलीम ख़ान को पर्दाफाश करने के लिए वगैरह, हैदर अली साहब ने एक माइंड गेम खेला था। और वो माइंड गेम ये था कि हैदर अली ख़ान बहादुर ने अपनी मौत की झूठी खबर पूरी जगह फैला दी। हाँ, चित्रदुर्गा के पास से हैदर अली ख़ान साहब का एक फ़ेक जनाजे को बनाकर उसके अंदर इतर वो सब चीज़ें रख के वो जनाजा लोगों के लश्कर के साथ श्रीरंगपट्टनम भेज दिया गया और हर जगह ये न्यूज़ फैला दी गई कि चित्रदुर्गा की लड़ाई के आखिरी दिनों में हैदर अली साहब का इंतकाल हो गया। जब ये खबर हलीम ख़ान ने सुनी तो इसी किले के अंदर में एक बहुत बड़े जश्न का ऑर्गेनाइज़ किया, मिठाइयाँ बांटी गई, पटाखे फोड़े गए और बहुत ज़्यादा जश्न किया गया, क्योंकि हलीम ख़ान चाहते थे किसी तरह से हैदर अली ख़ान बहादुर के पीछा छुड़ाना, यानी कि हैदर अली ख़ान बहादुर के अंडर में रहना हलीम ख़ान को पसंद नहीं था, क्योंकि हलीम ख़ान के ख़ुद के ही बहुत वो थे, एम्स थे, ये भी ख़ुद को बहुत बड़ा बनाना, ये सब करने के लिए। हैदर अली ख़ान साहब के जब मौत की खबर हलीम ख़ान को पता चली तो हलीम ख़ान ने ये जश्न कर दिया। और इस जश्न के बारे में जब हैदर अली ख़ान बहादुर को पता चला तो हैदर अली ख़ान बहादुर लगभग समझो 2 महीने हैदर अली ख़ान साहब छुपे हुए थे। अपने 4-5 लोगों को, ख़ास लोगों को लेकर दरगाहों के पास फ़कीरी लिबास में हैदर अली ख़ान जाके छुपे हुए थे। और जब हैदर अली ख़ान
जाहिर हुए, लोगों को सामने सबको लोगों को पता चला कि हैदर अली साहब ने ये सब मंसूबा बना के गद्दारों को, गद्दारियों को पकड़ने के लिए ये मंसूबे के तहत गेम खेले थे, माइंड गेम खेले थे, जिसकी वजह से इस हलीम खान की तरह के गद्दार फंस गए। दोस्तों, यहाँ पे हैदर अली खान बहादुर ने हलीम खान के ऊपर हमला करने का हुक्म जारी किया और सिद्धवट्टम फोर्ट को, पूरे किले को और इस पूरे इलाके को, कड़पाक, सिद्धवट्टम, गुरमकुंडा, ये इस पूरे इलाके को अपने अंडर लेने के लिए फ़ौज रवाना कर दिए। हलीम वहाँ पे एक बहुत ही भयानक वाक़या हुआ है। वो वाक़या पठानों को रिलेटेड था, यानी कि हलीम खान के अंडर में अफ़गानी पठान उस ज़माने में मौजूद थे सिपाहियों की तरह। और कहा जाता है कि ये जो अफ़गानी पठान थे उस ज़माने के, आज के समझो अफ़गानिस्तान से उस ज़माने में लोग ना इधर उधर आया जाया करते थे, यहाँ पे नौकरियाँ करते थे, वो सब बहुत चलता था उस ज़माने में। हलीम खान की फ़ौज में ऑलमोस्ट 2000 अफ़गानी पठानों की फ़ौज थी और वो फ़ौज पे, उस फ़ौज के ऊपर हलीम खान को बहुत ज़्यादा मतलब गुरूर था कि ये पठान किसी भी फ़ौज का मिटा सकते हैं, लड़ सकते हैं एंड ऑल, क्योंकि पठान उस ज़माने के 6-6, 6.5, 7-7 फुट के थे। बहुत स्ट्रॉन्ग शख्सियत थी उन लोगों की। वो लोग लड़ाई बेहतरीन तरीके से लड़ना जानते थे और वो तो डरते भी नहीं थे। इसी के वजह ना हलीम खान को लगा था कि चलो कुछ भी हो देख लेंगे। उस फ़ौज को हलीम खान ने यहाँ से समझो एक 10-15 किलोमीटर के फासले पे टिका के रखा था। और जब हैदर अली खान के फ़ौजें यहाँ सिद्धवट्टम की तरफ आने लगी, उन पठानों की फ़ौज ने हैदर अली खान की फ़ौज के ऊपर हमले कर दिए। उस हमले में, शुरुआती हमले में मैसूर फोर्सेस का बहुत नुकसान हुआ। कहा जाता है कि 2000 से 2500 मैसूर के फ़ौजी शहीद हो गए, यानी उन पठानों ने 200 या 2500 लोगों को मार दिया हैदर अली साहब के। हैदर अली साहब का जलाल, गुस्सा और बढ़ गया। हैदर अली साहब ने उन सारे पठानों को इकट्ठा कर, मतलब घेराव करके उनके ऊपर हमले करके उनके ऊपर जीत हासिल कर ली। तो दोस्तों, जैसे ही घेराव करके हैदर अली साहब ने इन पठानों को गिरफ़्तार करवाया और उनकी फोर्सेस को हराया, तो उसके बाद में ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से ये हलीम खान से लड़ाई ना और गहरा गई और दुश्मनी बढ़ गई। और हलीम खान के ख़ात्मा, यानी कि हलीम खान के ख़त्म होने की वजह ही वो इंसिडेंट था काइंड ऑफ। देखो, कुछ हुआ ऐसा था कि उन पठानों को गिरफ़्तार करने के बाद उनके जो कमांडर्स थे, उनके पास हैदर अली के जो जानिसार सिपहसालार हुआ करते थे, अबू मोहम्मद मिर्ज़ा, उनको हैदर अली साहब ने पठानों के पास भेजे ताकि पठान सरेंडर के तौर पे, वो उस ज़माने की एक रिवाज हुआ करता था कि हथियारों को सरेंडर करना होता था, मतलब लोगों के सामने वो करें। लेकिन वो पठानों के जो सरदार थे, उन लोगों ने उसको टोटली मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे। तो इसी के चलते हैदर अली साहब ने उन पठानों के सरदारों के पास कुछ समझो एक 20-25 बंदूकधार सिपाहियों को रवाना किए। और जब बंदूकधार सिपाही वहाँ पर आए तो उन 4-5 पठानों ने, उनका नाम तक यहाँ पे मेंशन किए गए हैं हिस्टोरिकल बुक्स में। उनके नाम थे जब्बार खान, सत्तार खान, रहमान खान और खादर खान। दोस्तों, उन चारों पठान कमांडर्स ने सूरह फातिहा पढ़ने के बाद तलवारों को निकाल कर लहराते हुए और नारे तकबीर कहते हुए हैदर अली के जो बंदूकदार सिपाही थे उन लोगों पे हमला कर दिया। और कहा जाता है कि 15 से 20 हैदर अली के सिपाहियों को, बंदूकदार सिपाहियों को वहाँ पे शहीद कर दिए ये पठान। इसके बाद जो हैदर अली के जो दूसरे सिपाही थे, उन लोगों ने इन पर गोलियां चलाई और यहाँ पे 3 पठानों को मार दिया। दोस्तों, ज़रा सोच के देखो, 3 जो पठान थे मारे गए थे, यानी कि गोलियां मार दी गई उनको, और एक पठान, कहा जाता है कि शायद सत्तार खान था उनका नाम, एक पठान जो था वो बचा हुआ था। बचने के बाद हैदर अली साहब के टेंट तक पहुंच गया था वो तलवार के साथ लड़ते हुए। लेकिन उसी मोमेंट पे हैदर अली ने अपनी सूझबूझ, चालाकी दिखाते हुए टेंट का कपड़ा फाड़ कर हैदर अली टेंट के पीछे की तरफ से बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले, ये पठान जो था वो हैदर अली साहब के टेंट के अंदर गया और देखा टेंट खाली है।
तो वहाँ पे तो उसने गुस्से में तलवार को अपने पैर पे मारने लग गया वो पठान, और ललकारने लगा कि हैदर अली तू कहाँ है, छुपा है, ये ऐसे वैसी बातें। इसी मोमेंट पे हैदर अली साहब के पास उस ज़माने में कहा जाता है कि अब्बासिनी ग़ुलाम हुआ करते थे, जिनको हम लोग हबशी भी कहते हैं, हबशा के, और वो लोग एकदम काले लंबे चौड़े बहुत ही स्ट्रांग जिस्मानी ताकत के मालिक होते हैं। वो लोग उस ज़माने में ख़ास बॉडीगार्ड्स की तरह यूज़ किए जाते थे। वो उस तरह का एक ग़ुलाम हैदर अली साहब का वो पीछे से आया और उसने उस पठान का सर उड़ा दिया। दोस्तों, इस वाक़ये के बाद, यानी कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद हैदर अली साहब को इतना गुस्सा आया, इतना जलाल था हैदर अली साहब को कि इन पठानों ने ऐसी मतलब जुर्रत करी कि हमारे पे हमला करने की कोशिश की। हमने सिर्फ जब सरेंडर मांगा तो तुम लोगों ने ऐसे हमले किए। इसकी के चलते हैदर अली साहब ने एक फरमान जारी किया कि जितने भी पठान हैं उन सब के हाथ पैर और नाक आँख कान ये वगैरह काट दिए जाएं। दोस्तों, जब सारे पठानों को ढूंढ ढूंढ के उस किले के अंदर हाथ पैर वगैरह काटे जा रहे थे और काटने के बाद उनकी जिस्मों को खींचकर किले की दीवारों के बाहर ले जाकर किले की दीवारों से बाहर फेंका जा रहा था, उस मोमेंट पे माना जाता है और हिस्टोरिकल बुक्स में यहाँ तक कि किरमानी ने भी लिखा है कि बहुत सारे जो पठान थे उन पठानों ने ख़ुद को सैयद कहने लगे वो लोग, क्योंकि हैदर अली और हज़रत टीपू सुल्तान ये लोग सैयदों की बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे। तो उन पठानों ने ख़ुद को सैयद कहना शुरू कर दिया और ये कहा कि हम एक्चुअल में सैयद हैं, हम पठान नहीं हैं। तो इसी तरह से कहकर कुछ लोगों ने अपनी जान बचाई। लेकिन दोस्तों, जब इस वाक़ये के बारे में हलीम ख़ान को पता चला इस किले के अंदर, सिद्वटम फोर्ट के अंदर, हलीम ख़ान ने क्या किया, उसकी तो और हालत ख़राब हो गई, क्योंकि जो उसके मेन फोर्सेस थे पठानों की, उनके तो हाथ पैर काट डाले गए। और ये एक फोल्कलोर लोकल लेजेंड बना ये वाक़या कि ऐसा किया गया था। दोस्तों, कुछ लोग समझते हैं कि हैदर अली साहब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादती किए थे, बहुत ही जुल्म किए थे वगैरह, लेकिन अगर देखा जाए तो हैदर अली साहब के साथ में जो किया गया था उन पठानों के द्वारा, वो भी मतलब कह लीजिए गलत था। एक जो सर्वाधिकारी थे पूरे सल्तनत मैसूर के, जो जिनके अंडर में पूरी सल्तनत थी, वैसी अजीब हस्ती के ऊपर हमला करने की जुर्रत की थी पठानों ने, इन लोगों ने, इसलिए उनको सज़ा के तौर पे ये किया गया। और इसके बाद में हैदर अली साहब ने मीर अली रज़ा ख़ान साहब को रवाना किए और अपनी पूरी फ़ौज को लेकर सिद्वटम फोर्ट आ गए। दोस्तों, सिद्वटम फोर्ट में आप इस जगह को देखो, ये जो मेरे उंगली के पास ये जो पहाड़ी है दिख रही है, छोटी पहाड़ी, इस पहाड़ के ऊपर हैदर अली साहब ने अपनी फ़ौजों को तैनात किए थे और यहाँ से यहाँ पे हमले किए गए थे। और यहाँ इसके पीछे में जो हलीम ख़ान था उसका महल था, और यहाँ से जब हलीम ख़ान के महल के ऊपर तोपें चलाई गई तो आप सोच सकते हो 250 साल पहले यहाँ नज़ारा क्या रहा होगा। ये नदी है, पानी था उस टाइम पे, वहाँ पे चढ़ के वहाँ से जब तोपें मारी गई, भयानक नॉन स्टॉप कंटिन्यूस फायर किया गया, तो हलीम ख़ान के अंदर के जो घर के अंदर के जो महल के अंदर की औरतें वगैरह सब थी, वो लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे, घबरा गए, वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए। हलीम ख़ान ने कई बार मोहम्मद ग़ियास जो उनके मैसेंजर थे उनके हाथ से माफ़ीनामे भी भेजे, लेकिन हैदर अली साहब ने सख्त मना कर दिया कि किसी भी सूरत ये हलीम ख़ान को नहीं माफ़ किया जाएगा, उसको सरेंडर करना होगा पूरी तरह से, और उसको अब हटाया जाएगा, नवाबी जो नवाबशिप जो थी हुकूमत से हटाया जाएगा वगैरह। लेकिन यही वो पहाड़ी है, अभी यहाँ पे आपको देखने से कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन 250 साल पहले यहाँ का नज़ारा मंजर ही कुछ और रहा होगा। और हलीम ख़ान ने सरेंडर के तौर पे, जब हलीम ख़ान को ये मोहम्मद ग़ियास जो उनके मैसेंजर थे उन्होंने ये जब बताया कि हैदर अली साहब चाहते हैं कि तुम पूरी तरह अनकंडीशनल सरेंडर करो, तो हलीम ख़ान ने फ़ौरन सरेंडर करते हुए सारी शर्तों को मान लिया हैदर अली के। हैदर अली साहब ने क़िले के अंदर अपने 4000 कुज़ाक सिपाहियों को दाखिल करे, यानी किले के अंदर 4000 सिपाही अंदर गए, और जाते ही हलीम ख़ान के जितने बाकी बचे हुए सिपाही थे उन सब को गिरफ़्तार किया गया, और हलीम ख़ान को उसकी पूरी फैमिली समेत गिरफ़्तार करके हैदर अली साहब ने श्रीरंगापट्टनम फोर्ट भिजवा दिए। यानी कि
हैदर अली साहब ने हलीम ख़ान को उसकी पूरी फैमिली यानी कि उसके बच्चे, बेटे, बेटियां, जवाई, उनका जितना उनका ख़ानदान था, पूरे ख़ानदान को यहाँ से शिफ्ट करा के श्रीरंगपट्टनम गंजाम में ले जाकर वहाँ पे नज़रबंद कर दिए। और कुछ अरसे के बाद एक हलीम ख़ान के एक जमाई थे, वो यहाँ से श्रीरंगपट्टनम से भागकर नागपुर चले गए। और एक और उनके हलीम ख़ान के जमाई थे बहलोल ख़ान श्रीरंगपट्टनम में ही रहे, हलीम ख़ान भी वही रहे। और श्रीरंगपट्टनम गंजाम के पास ही उन सारे लोगों का कुछ समझो 20, 30, 40 साल बाद में सभी लोगों का इंतकाल हुआ। और आज भी वो लोग, हलीम ख़ान, उसकी पूरी फैमिली वगैरह श्रीरंगपट्टनम के क़िले के बाहर ही मदफून किए गए हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा हलीम ख़ान की, उनकी फैमिली में के कब्रों को भी ढूंढ के दिखाने की आपको इंशाल्लाह। बट सिद्धवट्टम फोर्ट की ये एक कहानी है, ये एक ऐसा वाक़या है जो 100% सच्चा है, जो हुआ है। फोल्कलोर्स हैं कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हलीम ख़ान बेगुनाह थे, ये थे कि जी हैदर अली ने उनके ऊपर हमला किए, गलत किए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो फैक्ट ये है कि वो दौर था कि जब एक बड़ी सल्तनत के अंडर में अगर ये छोटी छोटी रियासतें होती थी, जैसे कड़पा, ये गुरमकुंडा, ये कड़पा, ये सारी चीज़ें, तो ये छोटी रियासतों को इनको ट्रिब्यूटरी के तौर पे, कुछ पेशकश के तौर पे सालाना और महीने के हिसाब से कुछ रकम अदा करनी होती है, कुछ महसूल अदा करना होता है, ठीक है। उस दौर का ये उसूल था कि ये महसूल इतने लाख रुपए होगा, और साथ ही साथ फ़ौजी दस्तों को भी इन लोगों को देना होता था, भेजना होता था। ये सारी चीज़ें थी इन लोगों ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखो, हज़रत बिस्मिल्लाह शाह कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी दरगाह की वीडियोस आप लोगों ने पिछले में वीडियोस में देखे होंगे, हज़रत बिस्मिल्लाह शाह कादरी जो हलीम ख़ान के पीरो मुर्शद थे, उनके विसाल के बाद हलीम ख़ान काइंड ऑफ गुमराह हो चुके थे। हलीम ख़ान मतलब यहाँ के लोग भी, लोकल फोल्कलोर में भी ये कहा जाता है कि हलीम ख़ान का जो जहनीत थी थोड़ा सा गलत चीज़ों में चली गई थी, क्योंकि हलीम ख़ान ने यहाँ पे एक कोई नाचने वाली थी, उनके साथ में जाकर वहाँ पर एक महल की तरह तामीर करके हलीम ख़ान वहीं पे पड़े रहते थे। ये नाचना गाना, वो उस ज़माने में हलीम ख़ान इन चीज़ों में भी मतलब इन्वॉल्व हो गए थे जो गलत थे। और हैदर अली साहब के साथ इन्होंने काइंड ऑफ कह लीजिए, उनकी जो मौत, झूठी मौत की खबर आई थी, उस खबर को सुन के जश्न मनाने की ज़रूरतें की। बहुत सारी गलतियां हुई हलीम ख़ान की तरफ से, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को, हलीम ख़ान को इस पूरे कड़पा के फोर्ट से और इस इलाके के जो ये नवाबशिप थी उससे हाथ धोना पड़ा। और वहाँ पे श्रीरंगपट्टनम फोर्ट में जाकर, या श्रीरंगपट्टनम गंजाम में, वहाँ पे उनका इंतकाल हुआ। मगर दोस्तों आप लोग देख लीजिए, यही वो जगहें हैं। या भी ये तो बाय द पेन्नार नदी है, सिद्धवट्टम फोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी उंगली के पास। अभी भी आप देखो यहाँ उंगली के पास दीवारें टूटी हुई हैं, यानी ये चीज़ें देखो, ये टूटी हुई हैं, यानी कि यहाँ से तोपें मारी गई थी हैदर अली साहब की। दोस्तों इस पूरे वाक़ये के अंदर एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा। इस पूरे वाक़ये के अंदर मीर अली रज़ा ख़ान साहब ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया था, क्योंकि हैदर अली साहब ने जब हलीम ख़ान की फ़ौज के ऊपर हमला करने के लिए फ़ौज रवाना किए, उसी मोमेंट में मीर अली रज़ा ख़ान साहब को गंडीकोटा फ़तह करने के लिए भेजे थे हैदर अली। और गंडीकोटा यहाँ से ऑलमोस्ट समझो 80-90 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाकर मीर अली रज़ा ख़ान साहब ने जो वो जलवे दिखाए थे वहाँ पे, ओए होए होए। दोस्तों जब आप मीर अली रज़ा ख़ान साहब के बारे में सुनते हो ना, तो आपको लगता होगा ये एक सिपह सालार, कमांडर और हैदर अली साहब के दोस्त थे। बेशक वो तो थे, लेकिन मीर अली रज़ा ख़ान साहब की शख्सियत के बारे में अगर आपको जानना है तो उन लड़ाइयों को, उन जंगों के बारे में जानना होगा जो उन्होंने लड़ी थी। क्या हस्ती थी, क्योंकि गंडीकोटा की लड़ाई में कहा जाता है कि देखो फोल्कलोर्स में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वाक़ियात, स्टोरीज़ बनाई हुई हैं, लेकिन गंडीकोटा में जो हम लोगों ने सुना था ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। गंडीकोटा में वहाँ पे हलीम ख़ान के ही अंडर में एक और कोई किलेदार हुआ करते थे। उनकी फ़ौज के ऊपर ऑलमोस्ट 300-400 लोगों के बीच में अकेले मीर अली रज़ा ख़ान अपने घोड़े पे हाथ में तलवार लेकर 300-400 लोगों के बीच में घुस गए थे, और वहाँ पे वो जंग लड़ने लग गए थे अकेले। मीर अली रज़ा ख़ान साहब की शख्सियत ऐसी थी, वो कभी भी किसी चीज़ से डरते नहीं थे।
दोस्तों ये लोग अल्लाह के वलियों में, अल्लाह में बहुत ही ज़्यादा इनका ईमान मजबूत था। पंचगाना नमाजी थे ये लोग, और ऐसी लड़ाइयों में कभी डरते ही नहीं थे, क्योंकि इनको तो शहादत का जुनून था। इनको शहीद होना इनके लिए एक दुआ थी, इनकी दुआ थी शहादत पाना। इसीलिए देखो मीर अली रज़ा ख़ान साहब भी शहीद हुए हैं, जैसे हज़रत टीपू सुल्तान हुए हैं अंग्रेज़ों से लड़ते हुए। बाय द वे मैंने उनकी जहाँ पे शहादत हुई थी वो भी जगहें दिखाई थी। बट बहरहाल इस लड़ाई में भी अली रज़ा ख़ान साहब थे, और हलीम ख़ान को हटाने के बाद इस पूरे इलाके को, कड़पा को, गुर्रमकुंडा को, सारे इलाके को हैदर अली साहब ने मीर अली रज़ा ख़ान साहब को एक जागीरदार समझ लीजिए, या फिर यहाँ के नवाब बनाए गए। ये पूरा इलाका गुर्रमकुंडा, कड़पा, ये सिद्धवट्टम, ये पूरा बहुत बड़ा इलाके को हैदर अली साहब ने मीर अली रज़ा ख़ान साहब के तहत दिए। उसके बाद में जब 1792 में हज़रत टीपू सुल्तान के ऊपर हैदराबाद का निज़ाम, अंग्रेज़ और मराठा, इन तीनों ने मिल के जब सल्तनत मैसूर पे हमला किया, कॉर्नवालिस की फ़ौजों के साथ जंगें हुई, और उस जंग में जब सल्तनत मैसूर की हार हुई, तो दोस्तों वहाँ पे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद में ये इलाका कड़पा का और गुर्रमकुंडा का ये पूरा इलाका हैदराबाद के निज़ाम के पास चला गया। और उसी दौरान मीर अली रज़ा ख़ान साहब का जो मकबरा अधूरा है, उसी दौरान उस काम को रोक दिया गया। आप देखोगे वहाँ पे मकबरे की मीनारें नहीं है, बिकॉज़ काम रोक दिया गया था तब। यानी कि 1780 में अली रज़ा ख़ान साहब की शहादत हुई, 1792 में 12 साल के बाद सल्तनत मैसूर अंग्रेज़ों के अंडर में चली गई। आधी सल्तनत सुल्तान ने बच्चों को गिरवी रखे, वो पूरा वाक़या तो आपने हमारे पिछले वीडियोस में देखा होगा। और ये इलाका, गुर्रमकुंडा का इलाका और ये कड़पे का इलाका, ये हैदराबाद के निज़ाम के अंडर चला गया था। और उसके बाद में ये इलाका अंग्रेज़ों के हाथ गया, और सिद्धवट्टम जो है एक अरसे तक ये हेडक्वार्टर्स यही रहा करता था, क्योंकि कड़पा तो नहीं था, कड़पा बाद में बना, और लोगों ने यहाँ से बाद में हिजरतें शुरू की और जाके कड़पा में बसने लग गए। तो सिद्धवट्टम की यही एक छोटी सी हिस्ट्री है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। जाते जाते एक और बार देख लीजिए वो टीला, जो आप कभी भी यहाँ हो तो आप देख लीजिए, दरगाह के एकदम सामने ये टीला है, पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी। उस पर आज भी, अगर हम लोग अभी तो जा नहीं सकते बिकॉज़ बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर कभी मौका मिला तो मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। क्या पता ऊपर में वहाँ पे कुछ तोप के गोले, बंदूकें, क्या कुछ भी हो सकता है। वी विल डू आवर बेस्ट। अगर इंशाल्लाह अगर वहाँ पे ऐसा कुछ चीज़ें मिली तो दिखाएंगे। लेकिन यही वो टीला है और यही वो किला है जिसके अंदर नवाब हलीम ख़ान को शिकस्त दी गई थी वगैरह। दोस्तों चलो इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।